Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Alishma Mateen and welcome to my channel Jadid Pakistan. So आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाक स्टडी के सब्जेक्ट की पूरी सीरीज़। पाक स्टडी जो है स्पेशली में ये बीएस थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स, चाहे बीएस इस्लामियत हो, पोल साइंस हो, फिज़िक्स हो, तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स में थर्ड सेमेस्टर पे स्पेशली तौर पर जो है ये सब्जेक्ट कंपलसरी है और सारे थर्ड सेमेस्टर जो हैं ये बीएस के ये स्टडी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एडीपी है और बाकी क्लासेस हैं वो पाक स्टडीज़ जो है उनके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होता है किसी ना किसी सेमेस्टर में आकर। तो आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाक स्टडीज़ की फर्स्ट लेक्चर को और इस टॉपिक का नेम है खिलाफत मूवमेंट। अच्छा, मैंने सोचा है कि बीच बीच में से जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं पहले उनको स्टडी करेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद जो ज़रा हैवी टॉपिक है उनकी तरफ आएंगे। अब खिलाफत मूवमेंट एक तो इंटरेस्टिंग भी है, दूसरा ये इम्पोर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है कि 28 जुलाई 1914, नोट कर लो, 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है। ओके, अब इस वर्ल्ड वार 1 में कौन सी पावर जो हैं वो आमने सामने होती हैं। एक होती है अलाइड पावर्स इंक्लूडिंग ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूस, इटली, ठीक है, ये सारे नेम नोट कर लो। और दूसरी तरफ होती है सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर में मेन जो थी पावर वो थी जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर। असल में जो है जर्मनी ने ऑटोमन एम्पायर को बोला था कि वो उनका साथ दें, तो ऑटोमन एम्पायर ने वर्ल्ड वार 1 में जो है वो जर्मनी का साथ दिया। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया भी सेंट्रल पावर्स में इंक्लूड थे। अब ये दोनों पावर जो हैं आमने सामने होती हैं। अब आप देखो, टॉपिक का नेम है खिलाफत मूवमेंट और खिलाफत वर्ड जो है ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही एक छुपा हुआ राज है। तो पहले आपको पता लगाना होगा कि ये खिलाफत क्या है एंड व्हाट इज़ खलीफा। तो आप ज़रा साइड पे आ जाएं, ज़रा लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है कि हु इज़ खलीफा, तो ये आपको पता होना चाहिए। खिलाफत के बारे में स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑटोमन एम्पायर कहाँ से स्टार्ट हुई। सो कुछ तुर्की के कबीले थे जिन्होंने मिलकर जो है 1299 एडी के अंदर जो है वो ऑटोमन एम्पायर को बनाया। और ऑटोमन एम्पायर जो है 14, 15 एंड 16 सेंचुरी की सबसे पावरफुल एम्पायर कहलाई जाती है। और जो ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान होता है बेसिकली उसको खलीफा कहा जाता है और कहा जाता है कि उसकी खिलाफत का दौर है, ठीक है, यानी कि उसकी हुक्मरानी का दौर है। और उनको खलीफा इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड द सक्सेसर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो सारे मुस्लिम्स हैं, चाहे वो इंडिया के रहने वाले मुस्लिम थे या जहाँ के मुस्लिम थे, जाहिर सी बात है खिलाफत जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है हमारी, तो वो उसको मानते थे, ठीक है। तो मुसलमान जो है ऑटोमन एम्पायर का मुकम्मल साथ देते थे। तो ये आपकी बात क्लियर हो गई कि खिलाफत वर्ड जो है वो खलीफा से निकला। और खलीफा कौन होता है? द सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर इज़ कॉल्ड खलीफा। अब आप इमेजिन करें कि जंग चल रही है और जंग के दौरान ही बरतानिया जो है वो इंडिया से मदद मांगता है, स्पेशली तौर पर इंडिया में रहने वाले मुसलमानों से, कि वो उनकी मदद करें। अब मैंने आपको बताया कि खिलाफत का रुतबा बहुत बड़ा है और मुसलमान उसको मानते भी हैं। तो मुसलमान हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि वो बरतानिया का साथ दें ऑटोमन एम्पायर को हराने के लिए, लेकिन मुसलमानों ने उनका साथ दिया। किसका? बरतानिया का। सिर्फ एक कंडीशन पे, दे एग्रीड ऑन वन कंडीशन कि बरतानिया विल नॉट हार्म ऑटोमन एम्पायर इफ दे वन। यानी कि अगर बरतानिया जो है वो जीत जाता है, ऑटोमन एम्पायर हार जाती है, तो वो हारने की वजह से उनको यानी कि ऑटोमन एम्पायर को कोई भी नुकसान, उनका हिस्सा वगैरह, कोई भी प्रेशर, किसी तरह का प्रेशर ऑटोमन एम्पायर पर बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा। तो बरतानिया और मुस्लिम के दरमियान जो है एक सुलह हो जाती है। तो बरतानिया जो है वो मुसलमानों से एक वादा कर लेता है और कहता है कि ठीक है, ओके, हम ऑटोमन एम्पायर को बिल्कुल भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप हमारा साथ दें। तो मुस्लिम जो है बरतानिया के साथ जो है वो लड़ते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? पॉइंट नंबर 3 की तरफ आ जाए। नवंबर 1918 वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो गई है। 4 साल गुजर गए। 4 साल जो है ये दोनों पावर्स लड़ती गई और इसमें मुसलमानों ने बरतानिया का भी साथ दिया। अब जैसी जंग ख़त्म होती है बरतानिया का असल रूप सामने आता है, ठीक है। क्या होता है? सेंट्रल पावर हार जाती है, मींस के ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी जो है वो बुरी तरह से हार जाते हैं। अब बरतानिया, पॉइंट नंबर 5 की तरफ आए, बरतानिया क्या करता है? अब वो वादा खिलाफी की तरफ आता है।
वो अब डिसीव करता है मुसलमानों को और इंडियंस को, जो उन्होंने वादा किया था कि वो ऑटोमन एम्पायर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब वो चाह रहे होते हैं कि वो उनके साथ ट्रीटी ऑफ सेवरस साइन करें। नीचे देखकर ब्रिटेन के नीचे क्या लिखा है मैंने पॉइंट 5 में, ट्रीटी ऑफ सेवरस साइन करें। अब ट्रीटी, तो अगर बरतानिया और ओटोमन एम्पायर आपस में ट्रीटी ऑफ सेवरस साइन कर लेते हैं तो इसकी वजह से ओटोमन एम्पायर के अंदर मौजूद मुख्तलिफ इलाके जैसे फ़लस्तीन, सीरिया, लबनान, इराक, इजिप्ट, ये सारे मुस्लिम होली कंट्रीज़ जो हैं जो ओटोमन एम्पायर की खिलाफत में आती है उसके ऊपर बरतानिया जो है कब्ज़ा कर लेगी और ओटोमन एम्पायर का उसके ऊपर कोई भी कब्ज़ा नहीं रहेगा। मीन्स कि वो उस एम्पायर से निकाल दी जाएंगी। तो अब मुसलमानों को गुस्सा आया, इंडियंस को भी गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था लेकिन अब वो वादा खिलाफी करने जा रहे थे। तो फिर 1918 में, पॉइंट नंबर 6 की तरफ आए, 1918 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है। ठीक है, खिलाफत कॉन्फ्रेंस के पीछे जो है अली ब्रदर्स का हाथ होता है। ये दोनों भाई थे, मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ये दोनों भाई मिलकर जो है इनकी सरबराही के अंदर रहते हुए जो है एक खिलाफत कमेटी तैयार की जाती है। ठीक है, अब उस खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट, ऊपर देखें, प्रेसिडेंट जो है वो गांधी जी को बना दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अब इंडियंस और मुस्लिम्स मिलकर जो है वो खिलाफत मूवमेंट के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि उनको पता था कि बरतानिया ने वादा खिलाफी की है तो उनको जो है अपना वादा पूरा करना होगा। तो फिर खिलाफत कमेटी बनाई जाती है और काम स्टार्ट हो जाता है। खिलाफत कमेटी क्या काम करती है, पूरे हिंदुस्तान को विज़िट करती है और लोगों में शोर पैदा करती है कि बरतानिया ने किस तरह से हमें धोखा दिया है। फिर पॉइंट नंबर 7 पे आ जाए, जब ये खिलाफत मूवमेंट चल रही होती है, खिलाफत कमेटी अपना काम कर रही होती है, तो 1918 के बाद 1919 जून 1919 में इस दौरान क्या होता है, बरतानिया जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन कर देता है। ठीक है, अब इस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन करने की वजह से क्या होता है, बरतानिया जो है जर्मनी के कॉलोनीज़ पर, ख़ास तौर पर एशियन और अफ्रीकन कॉलोनीज़ को अपने कब्ज़े में ले लेता है। इसके अलावा और भी जो मुख्तलिफ प्रेशर है वो जर्मनी के ऊपर डाले जाते हैं। अब यहाँ से तो जर्मनी साइड पे हो गया, जर्मनी के साथ उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन करके उसकी कॉलोनीज़ को छीन लिया। अब ओटोमन एम्पायर रह गई थी और वो ओटोमन एम्पायर के साथ क्या साइन करना चाह रहे थे, ट्रीटी ऑफ सेवरस। अब ये देखकर जो है खिलाफत मूवमेंट में काफ़ी और बदलाव आते हैं, लोग तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जर्मनी के साथ जो है वो ट्रीटी साइन कर दी गई है, अब बरतानिया जो है ओटोमन एम्पायर के साथ भी ट्रीटी साइन करने का मुतालबा करेगा। अब पॉइंट नंबर 8 की तरफ आ जाए, फ़ौरन जो है खिलाफत डेपुटेशन बनाई जाती है 19 जनवरी 1920 के अंदर जाकर। ठीक है, कुछ खिलाफत डेपुटेशन मीन्स के वफ्द तैयार किए जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों को तैयार किया जाता है और इस खिलाफत डेपुटेशन की क्वालिटी ये थी कि इसके अंदर मुख्तलिफ लोग थे, मुख्तलिफ फ़िरकावारियत के लोग थे, सिख भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, ज्यूज़ भी थे, इंडियंस भी थे। तो ये सब मिलकर जो है अब 19 जनवरी 1920 को जाकर मीटिंग करते हैं, किससे, वाइसराय से मीटिंग होती है। वाइसराय को बताया जाता है कि बरतानिया ने जो है वो किस तरह से वादा खिलाफी की है। तो वो वाइसराय उस बात को मानता भी है और वो कहता है कि मैं ब्रिटेन गवर्नमेंट को जो है ये आगे पैगाम पहुंचाऊंगा कि उन्होंने ये काम गलत किया है। लेकिन बरतानिया उस दौरान जॉर्ज जो कि बरतानिया का प्रेसिडेंट था वो जो है इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है। ठीक है, खिलाफत के मुख्तलिफ वफ़द जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, वाइसराय से मीटिंग भी हो रही होती है, यूरोप विज़िट भी हो रहा होता है, ताकि लोगों को शऊर दिया जाए और उनसे मदद मांगी जाए कि वो इसके खिलाफ़ लड़े। ठीक है, लेकिन बरतानिया जो है इसके अंदर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ना उसको किसी तरह का खौफ होता है। खैर, फिर बहुत अफसोसनाक वाक़या ये होता है कि 9 पॉइंट आप देखें, 14 मई 1920, कुछ ही महीने बाद, जनवरी के बाद मई, ठीक है, यानी कि अभी काम शुरू हुआ था खिलाफत डेपुटेशन का, मई में जाकर ही 14 मई को ओटोमन एम्पायर जो है वो साइन कर देता है ट्रीटी ऑफ सेवरस, किसके साथ, बरतानिया के साथ। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, अब ओटोमन एम्पायर जो है वो एम्पायर नहीं रहती है और इसकी वजह से जो है एक मॉडर्न तुर्की का कॉन्सेप्ट सामने आता है, बाद में आता है वो तो, लेकिन इस दौरान जो है वो सारे जो होली कंट्रीज़ थी, जो भी इलाके थे, फ़लस्तीन, लबनान, वो सारे जो है इनसे छीन लिए जाते हैं। अब